बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल क़ुरआन लहू फ़द्लु अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल क़ुरआन फिल जन्नति नक़रअु व नुरत्तिल नस्अदु बिल क़ुरआनि जिनान फबिइज़्निल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल क़ुरआन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, कि किस तरह ह्यूमन एंड प्लांट्स में मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है। अभी हम ह्यूमन का सिस्टम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि सर्कुलेटरी डिसऑर्डर क्या है, कि हमारे ब्लड में किस वजह से डिसऑर्डर आते हैं, कौन कौन सी ऐसे डिजीज़ हैं जो डिसऑर्डर कॉज करने का कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक। ये दो मेन कॉजेज़ थे किसके, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर के। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डायबिटीज़ एंड अस्थमा। स्टूडेंट्स, डायबिटीज़ तो हमें पता है सबको क्या होती है। डायबिटीज़ होती है शुगर, और शुगर कब हो जाती है, जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा या बहुत शुगर लो हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डायबिटीज़। और अस्थमा होता है कि जब हमें सांस लेने में मुश्किल हो, हमें ये बाय बर्थ भी होती है। ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसे कॉजेटिव एजेंट भी होते हैं जो क्या होते हैं, अस्थमा कॉज करने का रीज़न बनते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ मीनिंग शुगर। अब कैसे पता चलेगा इस पर्सन को डायबिटीज़ हो गई है। अ पर्सन हैज़ हाई ब्लड शुगर बिकॉज पर्सन की शुगर इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी हाई हो जाती है, हर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने याद रखेंगे माइंड में, शुगर और इंसुलिन दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, दोनों मिल के काम करते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन से। कि ऐसा हो जब हमारी बॉडी में शुगर ज़्यादा होने लगती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंसुलिन की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। इंसुलिन क्या करती है, हमारी जो ब्लड है उसके अंदर, जो बॉडी के अंदर ब्लड है उसके अंदर शुगर लेवल को कम करना स्टार्ट हो कर देती है। जब हमारी शुगर लेवल मेंटेन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, तो हमें डायबिटीज़ नहीं हो गई। तो इसका ऑपोजिट केस क्या होगा कि अ पर्सन, वो इंसान हैज़ हाई ब्लड शुगर, जिसके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत हाई हो गया है। क्या रीज़न है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो इतनी इनफ इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं कर रही जिसने शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। ठीक है, अब इंसुलिन क्या है, अब हमें ये तो पता ना, ये भी हमें पता चल गया कि शुगर को मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक टीचर चाहिए, स्टूडेंट तब तक पढ़ेगा ही नहीं जब तक टीचर उसको समझाएगा नहीं। अगर हम डेली बेसिस पे स्कूल आ रहे हैं, ऐसा केस है ना कि जब अगर आप स्कूल आ रहे हो, वो आपकी कोई सी भी बुक है, कोई जो भी सब्जेक्ट है, अगर उसके टीचर ही आपको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं करेगी कि आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। स्कूल के केस में सेम एज इट इज़ शुगर और इंसुलिन का रिलेशन है कि जब तक इंसुलिन ही नहीं होगी, हमारी बॉडी की शुगर जो है का लेवल अपग्रेड होता रहेगा, हाई होता रहेगा। अब हमें पता होना चाहिए इंसुलिन क्या है। इंसुलिन इज़ अ केमिकल, इंसुलिन वो केमिकल है दैट इज़ प्रोड्यूस, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। अब हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में प्रोड्यूस होता है, इट्स प्रोड्यूस इन पैंक्रियाज। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक पे क्या आती है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, और इंसुलिन क्या करती है, हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। अब हमने अभी डिस्कस किया है कि पैंक्रियाज का क्या काम है। पैंक्रियाज का ये काम है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे बॉडी में, ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो गया है तो उसको लेवल को डिक्रीज़ करने में, कम करने में कौन हेल्प करती है, पैंक्रियाज। ठीक है, अब क्या सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें शुगर हो गई है या हमें शुगर के सिम्टम्स शो हो रहे हैं।
क्या होगा? सबसे पहला सिस्टम ये है कि सडन लॉस ऑफ वेट होगा, कि जिस इंसान को शुगर होती है ना स्टूडेंट, उसका वेट अपग्रेड करना या वेट गेन करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसका वेट जो होगा डे बाय डे क्या होगा? लॉस होता जाएगा। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि उसका वेट जो होगा वो क्या होगा? लॉस होगा। दूसरा ये होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट का मतलब ये है कि बार बार यूरिनेशन होगी, उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा यूरिन ड्रेन करने के लिए। ठीक है, जिस इंसान को शुगर होती है ना, उसको यूरिनेशन का बहुत इशू होता है। पहला उसका लॉस वेट हो जाता है, दूसरा उसको बार बार यूरिन होता है। ठीक है, द थर्ड वन इज एक्सेसिव थ्रस्ट। जो बार बार यूरिनेशन करेगा, यूरिन अपनी बॉडी से सिक्रीट करेगा, बॉडी से वैसे ही वेस्ट मटेरियल जो है यूरिन के फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगी? एक्सेसिव थर्स्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगेगी, हंगर भूख लगेगी। जो भी शुगर का पेशेंट होता है ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा देर तक भूख को ना बेयर नहीं कर सकता, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उसे ना हर घंटे बाद, हर आवर के बाद, हर हाफ एन आवर के बाद खाना खाना पड़ता है। ठीक है, तो शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा सीवियर इशू है, क्योंकि एक तरफ से उनका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, यूरिन का इशू हो रहा है, यूरिन स्क्रीट हो रहा है बॉडी से, बार बार यूरिनेशन हो रही है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगी? थर्स्ट लगेगी। क्योंकि थर्स्ट इसमें से लगेगी क्योंकि उनका जो पानी वो अपटेक कर रहे हैं वो वैसे यूरिन के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वेट लॉस हो रहा है, हालांकि वो खा रहे हैं, तो उनको हंगर का भी बहुत ज़्यादा इशू होगा। रिस्क ऑफ लॉस ऑफ आईसाइट। जी स्टूडेंट, जब शुगर लेवल हद से ज़्यादा हो जाता है ना, जिसको जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही, हमारी बॉडी उसको बेयर ही नहीं कर पा रही, तो क्या होता है? इंसान के एक जो होती है लॉस ऑफ आईसाइट, इंसान अपनी आईसाइट खो देता है, इंसान ब्लाइंड हो जाता है, उसको नज़र नहीं आता। द थर्ड लास्ट केस इज़ हार्ट अटैक। जब इंसुलिन ही बना रही, हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन ही नहीं हो रही, हम खाना खा रहे हैं, भूख लग रही, यूरिन के जरिए बाहर जा रहा है, तो क्या होगा? हमारा एक और डिसऑर्डर होगा, डेट इज़ हार्ट अटैक। तो आप खुद देख लें कि डायबिटीज़ किस कदर सीवियर डिजीज़ है। क्या आजकल तो ये मोस्ट कॉमन भी हो गई है स्टूडेंट्स। इसी वजह से कहते हैं कि ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो, कि ये ना हो आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए। अब हमने भी अक्सर देखा है कि जिनको शुगर होती है वो क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो इंसुलिन क्या करती है? उनके शुगर लेवल को क्या करती है? मेंटेन करती है। अब तो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो वो इंजेक्शन हम अपने फ्रिज में रख देते हैं, और फिर क्या होता है, जब हमें चाहिए होती है, क्योंकि उसको ठंडे इन्वायरमेंट में रखना होता है स्टूडेंट्स, जब हमें चाहिए होती है तो हम उसके जब हम खाने के बाद, मतलब डे में जिनको बहुत सवेर होती है उन्हें 2-2 इंजेक्शन भी लगते हैं। ठीक है, अब हमें प्रिवेंशन क्या करनी है? यहाँ मैंने इसकी प्रिवेंशन डिस्कस नहीं की, बट मैं आपको वैसे बता रही थी कि प्रिवेंशन हमें क्या करनी है। स्टूडेंट, फर्स्टली प्रिवेंशन यही होनी चाहिए, हमें हेल्दी फूड खानी है। ठीक है, हमें ऐसी फूड नहीं खानी जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, हमें टेक हेल्दी फूड। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये है कि जितने भी सर्कुलेटरी डिसऑर्डर उसमें हमेशा एक केस ये होना चाहिए कि टेक रेगुलर एक्सरसाइज। हम रेगुलर एक्सरसाइज जब करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट रहेगा, हम फिर ये डिजीज़ चांसेस ही नहीं है कि हमारे अंदर इसके सिम्टम्स हो जाए। द लास्ट सर्कुलेटरी डिसऑर्डर क्या है? डेट इज़ अस्थमा। अस्थमा होता है स्टूडेंट्स, हमें सांस लेने में इशू होते हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन अस्थमा पता है किस टाइम पीक पे होता है? जब गंदम की कटाई हो रही होती है, जब फसल और बरसात का मौसम होता है, जब हमें हवा ही नहीं लग रही होती पंखे की, ठीक है ना, जब हम बाहर निकलते हैं अपने घर से, ना बाहर के इन्वायरमेंट की हवा में फील होती है, हर तरफ सफोकेशन हो जाती है, तो उस टाइम हमें अस्थमा बहुत पीक पे होता है। मतलब जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एयर ही नहीं मिल रही जिसकी वजह से वो सांस ले सकें। अब हम देखिए अस्थमा है क्या? अस्थमा इज एन एलर्जी, एलर्जी है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है मोस्टली, डेट कॉज द एयर वे, जो हवा का रास्ता है, पैसेज ऑफ द लंग्स, हमारे सांस लेने के जो लंग्स चाहिए होते हैं उसका जो रास्ता है वहाँ पे क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, वो पाथवे जहाँ से एयर ने अंदर जाना है वो पाथवे क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, और स्वेल होने के साथ साथ वो नैरो हो जाता है। ठीक है, नैरो तो पता है, नैरो मतलब तंग हो जाता है वो रास्ता।
जब रास्ता तंग हो गया, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो हम तक पहुँचेगी नहीं। ठीक है, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो हमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमें सांस ही नहीं आएगा और पेशेंट का चांस होता है कि वो डेड हो जाए। ठीक है, क्या क्या कॉजेज़ हैं, किस किस वजह से अस्थमा होता है। द थिंग दैट कॉज अस्थमा, वो चीज़ें जो अस्थमा को कॉज करने का एजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जेंस। ठीक है, एलर्जेंस क्या हैं, वो चीज़ें, क्योंकि अस्थमा एक एलर्जी है और वो चीज़ें जो उस एलर्जी को कॉज करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलर्जेंस। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, दैट इज़ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, जब स्प्रिंग का मौसम आता है ना स्टूडेंट्स, जब पौधे नए नए फूल उगते हैं, तो उस टाइम में पोलन का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पोलन में छोटे छोटे बीज होते हैं। जब एटमॉस्फेयर, क्योंकि बाहर के मौसम में क्या होता है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, हवा बहुत अच्छी चलती है, नए नए फूल उगते हैं, तो वो पोलन जो है ना, हवा के ज़रिए इन्वायरमेंट में घूमते हैं। जब वो जो कॉजेटिव एजेंट है अस्थमा का, जिसको अस्थमा है, जब वो सांस लेगा ना, वो सांस के ज़रिए उसके लंग्स में जाते हैं। ठीक है, जब वो लंग्स में जाते हैं तो फिर एयर पैसेज के अंदर तो रुकावट आ गई सांस लेने की नाली में, तो हमें सांस नहीं आता। तो उस ड्यूरेशन में बड़ा ही एहतियात करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट। वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो मास्क कैरी करते हैं, वो अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। ठीक है, द सेकेंड वन इज़ सम फूड, कुछ ऐसे फूड्स भी होती हैं, मगर जैसे हम हेल्दी जंक फूड खाते हैं। ठीक है, जंक फूड की वजह से हमें जो होती है, हमारा गला ख़राब हो जाता है, अक्सर हमें सांस लेने में मुश्किल होते हैं। तो जो ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है, जब वो ऐसे फूड खाएगा तो उसको तो और अस्थमा हो जाएगा। ठीक है, या अगर जिसको नहीं भी है, वो जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको लंग्स इन्फेक्शन हो जाएगा। जब उसको सांस ही नहीं पहुँचेगा अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये भी एक रीज़न है कि वो भी क्या कॉज करता है, अस्थमा कॉज करते हैं। सिम्टम क्या है, अब कैसे पता चलेगा इस पर्सन को अस्थमा हो गया। तो सबसे पहले उसको कफ का इश्यू होगा, उसको खांसी होगी। द सेकेंड वन इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। जब हमें भी ऐसा होता है ना, जब हमें विंटर्स में या जब हमें हमारा समर्स में जब हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो जब हमें खांसी होती है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें सांस लेने में इशू होते हैं, हम उतने प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे होते। तो जिनको ऑलरेडी अस्थमा है, जिनके लंग्स में ऑलरेडी इशू है, नैरो हो गया, स्वेलिंग हो गई है, तो उन्हें भी क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, सांस लेने में मुश्किल होगी। विजिंग आपको पता है क्या साउंड होती है, मतलब ये कि जब हमारा गला ख़राब होता है, हमें खांसी होती है, तो ना हमारे कानों में आवाज़ आती है भिन 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 भिन। ठीक है, तो डेट इज़ कॉल्ड विजिंग। और द लास्ट वन इज चेस्ट पेन। जब हमें कफ होगी, जब हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, जब हमें विजिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली जब हम खांसेंगे तो हमें क्या, कहाँ पे पेन होगी, हमें चेस्ट पेन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें ये थे इसका अस्थमा क्या होता है, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है कि जिन की वजह से अस्थमा कॉज होता है। अब हमें पता है कि ये डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ से बचने के लिए हमें क्या प्रिवेंशंस करनी है, अब हम वो देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या पिए, पानी पिए, ताकि एयर ट्रैक जो है हमारा साफ़ हो जाए। अगर किसी को अस्थमा है ना स्टूडेंट्स, तो वो डॉक्टर की एडवाइस से इसके लिए मेडिसिन मिलती हैं। ठीक है, या तो मेडिसिन कैरी करें या वो इन्हेलर ले। इन्हेलर हमने देखा है, इन्हेलर लेने से, या अगर वो इन्हेलर लेगा, डिफरेंट किस्म के मार्केट्स में इन्हेलर अवेल हैं, इन्हेलर लेने से भी क्या होगा, उसको सांस जो होगा, अगर इशू है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रिंग के मौसम के अंदर हर तरफ फूल वगैरह लगते हैं, तो पॉलन्स वगैरह का इशू होता है, या उस मौसम में बरसात के मौसम में जब हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू होता है, या गंदम की जब कटाई होती है, हर तरफ डस्ट फैल जाती है, डस्ट जब वो गले में जाती है, इनके लिए तो बहुत हर केस सेंसिटिव है कि अगर डस्ट हो गई है तब भी ये ज़्यादा डस्ट बेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये क्या यूज़ करें, इन्हेलर। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से सर्कुलेटरी डिसऑर्डर समझ आ गए होंगे कि क्या था डायबिटीज़, क्या है अस्थमा। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।